जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को एक बार फिर ऐमान रिज़वी का सतरंगा सलाम। इस वक्त भारत में जो मुद्दे चल रहे हैं या मुद्दों से भटकाया जा रहा है या एक तरह से एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, और ये सरकार जो पहले कभी गाय गोबर पर बात करती थी, ये सरकार जो कभी मंदिर मस्जिद पर बात करती थी, ये सरकार जो कभी तीर त्रिशूल पर बात करती थी, ये सरकार आज आपको हिजाब के ऊपर बात करती नज़र आती है। आप देखिए कर्नाटक के इस मुद्दे को च्युइंगम की तरह इतना खींच दिया गया है कि हर सोशल मीडिया पर बस कर्नाटक चल रहा है। हालांकि वो हिजाब का जो एक मैटर था वो स्कूल से निकला था। 5वीं से लेकर 12वीं तक की जो बच्चियां हैं, जो स्कूल की बच्चियां हैं, जो मैंगलोर में उडुपी के पास बहुत सारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर सिर्फ इस वाली बात की लड़ाई लड़ रही है कि हम अपने सर को कवर करके जाएंगे। और 4 महीने से वो बेचारियां बैठी हुई हैं और कोई सुनवाई नहीं। और उसके बाद जिस तरह इन्होंने एक हिजाब मॉब लिंचिंग को ट्रेन में लाकर हिजाब की मॉब लिंचिंग करनी शुरू करी है, और रुझान आने शुरू हो गए कि ये भगवा जो तमाम के तमाम आतंकवादी हैं, गुफाओं की जो नाजायज़ औलादें, ये तमाम के तमाम बिलों से निकल पड़े हैं। जो कभी अखलाक और पहलू की मॉब लिंचिंग करते थे, अब ये बुरखे वाली बच्चियों की मॉब लिंचिंग, यानी उनके बुरखे को जलील करते हुए उनकी गरिमा को तार तार करते साफ नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत कैसे चलता है? जवाब, भारत संविधान से चलता है। सवाल ये भी उठता है, जब भारत संविधान से चलता है तो संवैधानिक तरीके से आपको हर चीज़ का इख्तियार है। आपको बोलने की आज़ादी, आपको खाने की आज़ादी, आपको पहनने की आज़ादी, आपको अच्छी एजुकेशन लेने की आज़ादी, आपको धर्म की आज़ादी, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी। और अगर आपको कहीं पर किसी चीज़ से तकलीफ़ है सरकार द्वारा, नेता द्वारा, सिस्टम द्वारा, तो वहाँ पर आपको फिर प्रोटेस्ट करने की आज़ादी मेरे भारत का संविधान हमें देता है। लेकिन जिस तरह हिजाब के मुद्दे को च्युइंगम की तरह खींच के तमाम मुद्दों से हमारा दिमाग हटाया जा रहा है, वो अपने आप में देखने लायक बात है। इसी बीच आप देखिए कि भारत में 75 सालों में सबसे बड़ा बैंक घोटाला गुजरात के डकैतों ने कर डाला और कोई कार्रवाई नहीं। और ये इनका जो एक मीरास भांड मीडिया है, ये खाली हिजाब हिजाब पे करके भगवा पतंग उड़ाता रहा। इन्होंने नहीं दिखाया कि भारत को किस तरह ठगा गया है। आपको नहीं दिखाया इस मीडिया ने कि किस तरह गुजरात में ड्रामेबाजी चल रही है। आपको नहीं दिखाया गया कि किस तरह जीडीपी गिरती चली जा रही है। आपको नहीं दिखाया गया कि किसान मूवमेंट में जब लखीमपुर खीरी में, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के बेटे ने, टैनी के बेटे ने जानबूझकर किसानों का नरसंहार करा, उनको कत्ल करा, अपनी जीप चढ़ा दी और उसमें 10-12 से ज़्यादा मेरे किसान शहीद हुए थे। उसके बेटे को आराम से जमानत दे दी जाती है। यानी जब बात मुसलमानों की आती है, जब बात दलितों की आती है, जब बात किसानों की आती है, जब बात जवानों की आती है, तो ये सरकार आपके ऊपर ऐसी हिटलरशाही मुसल्लत कर देती है कि मानो दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जो संविधान है, सबसे ज़बरदस्त जो ईमानदार सरकार है, यही है। आपको उमर गौतम याद होंगे, आपको मौलाना कलीम सिद्दीकी भी याद होंगे। उनको किस बेस पर उठाया गया और उनके बाद लगातार जिस तरह मौलानाओं को उठाया गया, धर्मगुरुओं को उठाया गया, और आज वो जेल में हैं। उनका जुर्म कुछ भी नहीं था और बस ये कहा गया कि ये जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे। आपको राबिया सैफी भी याद होगी, किस तरह राबिया सैफी जो सेल्फ डिफेंस में थी, किस तरह उसको गैंग रेप करके ऑन ड्यूटी वहां से गायब करा जाता है, उसका गैंग रेप करा जाता है, फिर उसको बर्बरता से मारकर हरियाणा में जाकर फेंक आया जाता है। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो अपनी जंग, जिंदगी की जंग हार गई और उसके घर वाले आज एक एक दाने को मोहताज हैं। लेकिन ये जितनी तंजीमें बनती हैं, चाहे वो कोई सी भी तंजीम हो, चाहे वो मुस्लिम तंजीमें हो, वहाँ पर कोई फूटी कौड़ी लेकर नहीं पहुँची। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह हिजाब का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, और आप देखिए कि एक मुस्कान नाम की लड़की बड़ी वायरल हुई। सबको ये लगा कि मुस्कान जो है वो एक स्कूल की स्टूडेंट है, ये शायद स्कूल में पढ़ती होगी, यूनिफॉर्म होगी, और ये जब गई होगी तो भगवा लोगों ने उसको घेर लिया होगा। सबको यही लगा, मुझे भी यही लगा था कि मुस्कान एक स्कूल की स्टूडेंट है और शायद ये प्रोटेस्ट करने जा रही है, इसलिए इसको लोगों ने घेर लिया। लेकिन आप ये देखिए कि मुस्कान स्कूल स्टूडेंट नहीं थी, मुस्कान एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। और मुस्कान में और
जहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा 600 किलोमीटर का फ़र्क है, उसके बावजूद हर चैनल पे मुस्कान मुस्कान हिजाब हिजाब चलाया गया। हालांकि कॉलेजों में तो हिजाब या यूनिफॉर्म है भी नहीं, यूनिफॉर्म कहाँ पर है, स्कूल में है। यानी दिमाग डाइवर्ट करने के हिजाब को इस तरह सर्कुलेट कर दिया गया। एक स्कार्फ की लड़ाई थी, एक हिजाब सर पे ओढ़ने वाले दुपट्टे की लड़ाई थी, और इसको इतना कर दिया गया, तमाम दुनिया में नैरेटिव सेट कर दिया गया कि मुसलमान जो है वो कुछ भी कर सकता है, बस उसको अल्लाह अकबर करना है, वो कुछ भी करेगा, लेकिन अल्लाह अकबर करके एक समीकरण तय करेगा, वो इस्लाम की लड़ाई लड़ेगा। जनाब, यहाँ पर इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। ये इस्लाम की लड़ाई नहीं, ये संविधान की लड़ाई है। ये हिजाब की लड़ाई नहीं, ये संविधान की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अपने वक़ार को बचाने की लड़ाई है। आप तमाम लोग अच्छे अच्छे मोबाइल यूज़ करते होंगे, अच्छे अच्छे सामान यूज़ करते होंगे। जब आप बाज़ार में कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है, जो कीमती चीज़ होती है, सोना चांदी या कोई कंच का सामान होता है, उस पर लिखा होता है हैंडल विथ केयर। इस चीज़ को आप बहुत आराम से यूज़ करें। आप सोना चांदी ख़रीदने जाते हैं, उसको तिजोरियों में रखते हैं, सड़कों पर नहीं फेंक सकते। आप आईफोन ख़रीदने जाते हैं या और महंगा मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, 30,000 का, 40,000 का या उससे महंगा आईफोन ख़रीदने जाते हैं, तो आप मोबाइल के साथ क्या करते हैं, आप उस पर टेम्पर गिलास चढ़वाते हैं, उसके फेस पर टेम्पर चढ़वाते हैं ताकि उसका फेस खराब ना हो। अगर महिलाएं या औरतें, मुस्लिम समाज की औरतें अगर इस तरह अपने मुंह पर टेम्पर लगा लेती हैं तो इनको मरोड़े उठने शुरू हो जाते हैं, इनको भगवा दस्त लग जाते हैं। जब आप मोबाइल खरीदते तो आप उसको कवर चढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा कवर लेते हैं, कोई 300 का कवर होता है, कोई 400 का होता है, कोई डेकोरेटेड कवर होता है, यानी आप अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहां पर कोई भगवा दस्त नहीं होते, इनको इशू नहीं होता। और मुझे उम्मीद है जितने भी भगवा आतंकवादी है, इनके मोबाइलों पर भी कवर होता है, मोबाइल में कवर होता है। लेकिन वही कवर अगर वही लड़कियां, ये जो कांच की सी लड़कियां होती है, जो भारत की जीनत है, भारत की गरिमा है, भारत का गुरूर है, वो अपने जिस्म को कवर करने की कोशिश करती है ताकि बद नजर ना पड़े, लोग नजर खराब ना करें, तो ये भगवा आतंकवादी चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। और ये देखिए कि किस तरह इस वक्त देखिए, अभी नोएडा गुड़गांव में भी परसों पुलिस वालों द्वारा हिजाब वाली औरतों को, बुरखे वाली औरतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियो निकल कर आ रही जहां पर ये तमाम के तमाम नामर्दों की बटालियन औरतों बच्चियों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप स्कूल जाएंगे, आप रोजगार की बात करेंगे, आप स्कूल जाएंगे, आप जॉब्स की बात करेंगे, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो सिविलाइज होंगे, अकल आएगी। और ये नहीं चाहते कि आप स्कूल तक जाएं और स्कूल पे आने के बाद आप कुछ पढ़ें लिखें सीखें और फिर आप नौकरी मांगे, ये नहीं चाहते। ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति का मतलब यह कि समाज के दूसरे वर्ग जो एक अपर क्लास हैं, जो एक सनातन धर्म वाले हैं, उनके अलावा कोई भी तालीम हासिल ना करे, कोई भी स्कूल तक ना पहुंचे, और ये आपको जाहिल रखना चाहते हैं। चाहे उसमें दलित समाज हो, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो, चाहे उसमें ओबीसी समाज हो, चाहे उसमें सिख समाज हो, आप तमाम लोगों को ये जाहिल रखना चाहते हैं। और इस जाहिल के लिए इन्होंने एक जो नैरेटिव सेट करा है वो हिजाब पर जाकर सेट करा है, क्योंकि इनको पता है अगर देश का माहौल खराब करना हो या देश में दहशत पैदा करनी हो तो सिर्फ आप मुसलमान समाज को टारगेट करिए, इनकी मॉब लिंचिंग करिए। आपको क्या लगता है जो अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई थी वो संविधान की मॉब लिंचिंग थी, वो मुसलमान की मॉब लिंचिंग नहीं थी। आपको याद होगा मनीषा वाल्मीकि जिसको मारा गया था, गैंग रेप करके कत्ल कर दिया गया था, जला दिया गया था, वो संविधान की मॉब लिंचिंग थी जो हाथरस अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में 1.5 साल पहले हुई थी। आपको याद होगा राबिया सैफी जिसको मारा गया था, गैंग रेप करके मारा गया था, वो संविधान की मॉब लिंचिंग थी, वो मुसलमान बच्चे की मॉब लिंचिंग नहीं थी। क्योंकि भारत एक संविधान से चलता है, और जहां पर हम अगर अपने संविधान में अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमारा क्या फायदा, उस संविधान का क्या फायदा? फिर सरकारें जालिम से ज्यादा जालिम हो जाती हैं। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह टैनी को जमानत हो गई, सोशल मीडिया चुपचाप बैठा रहा, जिस तरह उत्तर प्रदेश में इनको अपनी हार साफ नजर आ रही है, और ये 80-20 का गेम खेलते नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अपना आप को प्रधानमंत्री समझने वाले फेंटा कोला बाबा, जो एक भगवा चोले में रहते हैं, एक भगवा आतंकवादी यूनिफॉर्म में रहते हैं, जिसको देख के लोग डर जाते हैं, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बैठे हुए कि भाई ये जो बुरखे में लड़कियां हैं ये अपनी मर्जी से नहीं पहनती बुरखा, इनको जबरन बुरखा पहनाया जाता है, ये जंजीरों में कैद है। तो जरा फेंटा कोला बाबा, जो तुम्हें बुद्धि दी है, जिसमें तुम्हारे गोबर भरा हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लो। तुम जो पार्लियामेंट में भगवा पूरा का पूरा गाउन पहनकर जाते हो, पूरा का पूरा आतंकवाद का चोला पहन के जाते हो, तुम्हारी वो फोटो भी देखी है मैंने, जब तुम सफेद पैंट शर्ट पे फिरा करते थे, सफेद उसमें रहा करते थे, लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि तुम आदित्य योगीनाथ यहाँ के
चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो तो तुमने एकदम भगवा गमछा ले लिया। तो क्या हमने सवाल करा, क्या मुस्लिम समाज ने सवाल करा, क्या दलित समाज ने सवाल करा, क्या सिख बरादरी ने सवाल करा? तुम ये जो भगवा गमछा लेकर जाते हो, जो एक आतंकवाद की निशानी है, जो आरएसएस की निशानी है, हमने तुमसे कहा तुम इसको मत पहन कर जाओ। आप ये देखिए कि 70 साल में किसी मुसलमान ने आज तक इस्लाम को टारगेट नहीं करा। आज तक 70 साल में किसी मुसलमान ने इस्लाम को टारगेट नहीं करा, हिंदू को टारगेट नहीं करा, वो किसी मजहब को टारगेट नहीं करते। किसी मुसलमान ने हिंदू मजहब को टारगेट नहीं करा कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, लेकिन लगातार ये इस्लाम को टारगेट करके एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग मुद्दों पे से हट जाए। आप ये सवाल करिए कि जब ये सरकारें बनती हैं तो हमारे लिए बनती है, हमें रोजगार देती हैं, हमें अच्छी एजुकेशन देती हैं, हमें सिक्योरिटी देती हैं, हमारे विकास पे ध्यान देती हैं, तमाम तरह के हमारे लिए काम करती हैं और इनको टैक्स हमारे द्वारा पहुंचता है। अपने बाप की जेब से नहीं देती, वो टैक्स जो हम इनको देते हैं वो टैक्स ये फिर हमारे ऊपर खर्च करती हैं। आप देखिए पूरा भारत इन्होंने सेल कर दिया, हर चीज को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, ये बेचा वो बेचा। दो गुजरातियों को पूरा भारत बेच डाला और लोग चुप हैं। अभी मैं कर्नाटक गई, कर्नाटक में जब मैं फ्लाइट में बैठी तो उस फ्लाइट का नाम था गो एयरवेज, यानी गो फर्स्ट एयरवेज नाम था। मैंने फ्लाइट में बैठने के बाद गूगल पे जाकर सर्च करा कि आखिर इस गो एयरवेज का मालिक कौन है। तो आपको पता है कि गो एयरवेज का मालिक कौन निकल कर आया? गो एयरवेज का मालिक निकल कर आया जिन्ना का दामाद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, वही जिन्ना जिस जिन्ना पे ये हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, जिस जिन्ना के नाम पे हमें डराते हैं, जिस जिन्ना के नाम पे हमें झूठ फैलाते हैं कि हम जिन्ना वाले हैं, हम जिन्ना की जय बोलते हैं। उसी जिन्ना की यहाँ पर बेटी की यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, पूरी बेटी का पूरा यहाँ पर तमाम का तमाम उनका बिजनेस सेट है। वाडिया ग्रुप जो है उसमें वाडिया ग्रुप जो है वो जिन्ना की बेटी का है। जिन्ना पाकिस्तान का जिसको कायदे आजम कहा जाता है, जिन्ना की बेटी का वाडिया का एक ग्रुप है जिसमें पूरे प्लेन चलते हैं, कंपनियां चलती हैं। यानी आपको बेवकूफ़ बना के जिन्ना के नाम पे लड़ाया जाता है और ये खुद पाकिस्तान के जिन्ना की बेटियों की यहाँ पर कंपनी चल रही है, उसी का नवासा, जिन्ना का नवासा। जी बिल्कुल, नेस वाडिया, जो कभी आपको याद होगा अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो पंजाब 11 नेस वाडिया की थी। यानी जिन्ना पे आपको हमें मारते हैं और उसी जिन्ना के खानदान की फैक्ट्रियां भारत में हैं। समझिए इनका इंटरकनेक्शन। यहां से वाली बात साफ समझ में आती है कि पाकिस्तान को बनवाने में आरएसएस का पूरा हाथ रहा है। ये खुद चाहते थे कि मुसलमानों को जुल्म करे, पाकिस्तान के नाम पे जुल्म करें। और जिन्ना जो है इन्हीं के साथ एक मिला हुआ आदमी था। जिन्ना खुद आरएसएस के आदमी थे, जिन्ना हमारे आदमी नहीं थे, वो भारतीय नहीं थे, वो आरएसएस के ही आदमी थे और जबरन इन्होंने पाकिस्तान बनवाया था। चलो हमें कोई इशू नहीं, तुमने क्या करा था, हम नहीं गए थे पाकिस्तान क्योंकि भारत से हमारी यादें जुड़ी थी, भारत में हमारे आबा अजदाद की कब्रें थी, भारत के साथ हमारा एक रिश्ता था, भारत में हमारे मस्जिदें थी, भारत में हमारे मदरसे थे, भारत में हमारे रिश्तेदार थे, भारत में हमारे हिंदू नॉन मुस्लिम पड़ोसी थे, भारत में हमारी वो यादें थी जो हमने अंग्रेजों को खदेड़ कर ली थी। इसलिए हम लोग भारत को छोड़कर नहीं गए थे। और आज इन्होंने हमारी जिंदगियां इतनी तंग कर दी कि हर बात पर ये हिंदू मुस्लिम गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार करते हैं। आपने तमाम की तमाम बीजेपी सरकार ने तमाम चीजें बेच डाली, प्राइवेट सेक्टर कर दिया, तो फिर आप विकास किस बात पे करेंगे? आपको उत्तर प्रदेश की जो हार साफ नजर आ रही, इसीलिए अब 80-20 80-20 80-20 करके वहां पर फूट डालना चाहते हैं। आप तमाम के तमाम लोगों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार साफ नजर आ रही है। अभी मैंने राकेश टिकैत साहब का भी एक बयान देखा जो बहुत अच्छा था। हमेशा राकेश टिकैत साहब जो है बहुत अच्छे बोलते हैं। राकेश टिकैत साहब ने यही कहा कि ये जो लोग हैं जो हिजाब की बात करें, इनको हिसाब की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, इनको हिसाब की बात करनी चाहिए। हिसाब दे कि इन्होंने क्या करा 6 साल में भारत के लिए, इन्होंने भारत की महिलाओं के लिए क्या करा, भारत के युवाओं के लिए क्या करा, भारत के किसानों के लिए क्या करा, भारत के जवानों के लिए क्या करा, भारत की बेटियों के लिए क्या करा, भारत में रोजगार क्या दिया, कुछ नहीं दिया। इसीलिए ये हिजाब करके आपका दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं और हिजाब को एक च्युइंगम की तरह जो ये खींच रहे हैं। इनकी पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है, ये हार चुके हैं। इसी वजह से ये हिजाब मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, संविधान की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये इंसानियत की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये महिला की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये बेटियों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और साथ साथ ये पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़वा रहे हैं कि देखो भारत में लड़कियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। ये तमाम के तमाम गुंडा गैंग वाले। मैं खुद गई थी, जब मैं कर्नाटक गई थी तो कर्नाटक में मैं बैंगलोर गई थी। बैंगलोर की मैंने सड़कें देखी, उड़पी तक जाने वाले हर रास्ते को जय श्री राम के भगवा करण के झंडों से लगा रखा था। वहां पर हर जगह इन्होंने अपने अपने जय श्री राम के नारे लगा रखे थे। और आज देखिए स्कूलों में किस तरह लड़कियों के साथ वहां पर जुल्म हो रहा है, किस तरह उनके बुरखे उतरवाए जा रहे हैं, उनके दुपट्टे उतरवाए जा रहे हैं। मुझे उन लोगों से
नाराज़गी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उस समाज से नाराज़गी है जो हमारे अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, जो जा जाके वहाँ पर रोटियां सेक रहे हैं। आपने क्यों नहीं पैसा खर्च करा, आप क्यों नहीं स्कूल बनवाते, क्यों वो मुस्लिम तंजीमें जितनी वो जमीयत उलमा हिंद वाली हैं, चाहे वो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो दुनिया से पूरा का पूरा फंडिंग लेती हैं, आप क्यों नहीं अपने स्कूल अपने कॉलेज बनवाते। जाहिर सी बात है, अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वहाँ के रूल्स ऑफ रेगुलेशन हमें मानने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो भी सही है, कहीं ना कहीं हम भी सही हैं। अगर हमारे आज स्कूल कॉलेज होते तो क्या हम इस तरह लड़ रहे होते, हम क्या अपने वकार के लिए लड़ रहे होते, हम क्या अपने हिजाब के लिए लड़ रहे होते, हम क्या अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे होते, हम क्या अपने असमत के लिए लड़ रहे होते, बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे होते। और उल्टा ये लोग ट्यूट कर करके इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अपने वकार की लड़ाई। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। और दुपट्टा वहां पर मस्ट है। जिन स्कूलों में लड़कियों को रोका जा रहा है, यानी मैंगलोर में जिन बच्चियों को जो 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की हैं, उनको अंदर जाने से रोका जा रहा है, उनको एग्जाम ना देने से रोका जा रहा है, वो तमाम की तमाम सिर्फ सर को कवर कर कर आती थी। अदरवाइज वहां पर कोई इशू नहीं है जिसको ये लोग कैश करा रहे हो। अभी भी वक्त है कि आप एक हो जाओ। मुसलमान सिर्फ एक ही जगह एक होता नजर आता है, जब किसी का जनाजा जा रहा हो तो 4 कांधे देने वाले जो हाथ होते हैं वो भी मुसलमान के होते हैं, और जो उसके ऊपर लेटा हुआ होता है वो भी मुसलमान होता है। 5 मुसलमान वहां पर आपको एक होते नजर आते हैं, अदरवाइज ये कहीं एक नहीं होते। आपको कॉमन मुसलमान एक नजर आ जाएगा, लेकिन जितने नेता हैं, जितनी तंजीमें, ये आपको लड़वाती भिड़वाती नजर आती हैं। ओखला जहां मैं रहती हूँ, ओखला गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है, जहां पर 96% मुसलमान रहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमाम जितनी भी ये मुस्लिम तंजीमें, इनके हेडक्वार्टर ओखला में पाए जाते हैं। चाहे वो जमायत उलमा हिंद हो, चाहे वो मिल्ली कौंसल हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे फिर ये क्या कहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और भी ऐसे बहुत सारे सबके हेडक्वार्टर यहाँ पाए जाते हैं। और ओखला का हाल इतना बुरा है कि यहाँ पर नशा आम हो गया, यहाँ पर फैशन बहुत ज़्यादा आम, यहाँ पर शराब आम, यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ शादियाँ कर रही हैं। तो अब ये तमाम तंजीमें क्या काम कर रही हैं, क्या काम करें? कोई कुछ काम करी? कोई कुछ काम नहीं कर रही। राबिया सैफी, जिसको मॉब लिंचिंग करके गैंग रेप करके मार दिया जाता है, क्या ये तंजीमें जो भागी भागी मुस्कान के पास चेक लेकर गई हैं, लाखों की वहाँ फंडिंग कर रही हैं, क्या इन तंजीमों ने फूटी कौड़ी भी राबिया सैफी के घर पहुंचाई थी? तब ये क्या ये मुसलमान नहीं थे? वहां पर ये एजेंडा इनको नजर नहीं आया कि मुसलमान बच्ची, जो एक गरीब बच्ची थी जिसको पैसे की जरूरत थी, और आज उसकी फैमिली फाकों पर जिंदगी बसर कर रही है। बिल्कुल सही, राबिया सैफी की फैमिली फाकों पे गुजर रही है, और किराए पे रहते थे। राबिया सैफी को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा कत्ल कर दिया जाता है, गैंग रेप करा जाता है, उसके पूरे शरीर को नोचा जाता है। तब ये तमाम की तमाम इस्लामिक तंजीमें, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें फूटी कौड़ी लेकर नहीं गई थी राबिया सैफी के पास, और वहां पहुंच रही है चेक ले लेकर कि जी हाँ, ये हमारी शेरनी है, ये हमारी फातिमा है, ये हमारी जहरा है। क्यों? सिर्फ उसने अल्लाह अकबर का नारा दिया। क्यों? जब यहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई थी मनीषा वाल्मीकि की, क्या ये तंजीमें वहां पैसा लेकर गई थी? तो ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल एजेंडे चमका रहे हैं। इनको ना इस्लाम से कोई मतलब, ना इनको इंसानियत से कोई मतलब, जबकि ये पूरी दुनिया से अकाते ज़काते खैराते सब कुछ लेती हैं, लेकिन कुछ नहीं करती। ओखला में आए दिन गोलियां चलती हैं, ओखला में आए दिन आप देखिए कि हर स्कैंडल बेनकाब होता है, यहाँ डकैती वहाँ डकैती, ये कर दिया वो कर दिया, इसने गोली मार दी। तो वो गोली मारने वाले जनाब दूसरे समाज के नहीं होते, वो इसी समाज के होते हैं। मुस्लिम समाज के लोग मुसलमानों को घर में घुस घुस कर लूट रहे हैं, घर में घुस घुस कर औरतों की बेरमती हो रही है, घर में घुस घुस कर एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, और तमाम इनके हेडक्वार्टर यहाँ है, मगर ये कुछ नहीं करेंगे। कर्नाटक में जाकर रोटियां सेकने जा रही हैं, क्योंकि इनको पता है 4-5 लाख का चेक देंगे, 10-20 लाख का चेक देंगे, बदले में हमें दुनिया से शेखों से टेखों से जो फंडिंग मिलेगी वो करोड़ों अरबों मिलेगी। तो अगर आप भारत की बात कर रहे हैं, अगर आप भारत में संविधान की बात कर रहे हैं, अगर आप भारत में वाकई अस्तित्व बचाना चाहते हैं, तो पहले एक हो जाइए। ना आप शिया रहिए, ना आप सुन्नी रहिए, ना आप कादियानी रहिए, ना आप सैयद रहिए, ना आप शेख रहिए, ना आप मुगल रहिए, ना आप पठान रहिए। आप सिर्फ मुसलमान बनिए। जिस तरह कर्नाटक के मुसलमान हैं, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान हैं, वो सैयद शेख मुगल पठान नहीं है। कर्नाटक में जाकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
बिहार की तरह जात नहीं होती कि तू सैयद है, तू शेख है, तू पठान है, तू शिया है, तू सुन्नी है। वो सिर्फ अहले किताब हैं, वो सिर्फ कलाम पाक को मानते हैं और वो सिर्फ इस्लाम को मानते हैं। वहाँ पर किसी की भी किसी से शादी हो जाती है, बस आपका फैमिली बैकग्राउंड मैच होना चाहिए। तो आप फिर ऐसे बनिए ना, इस तरह बनिए ना, फिर आप अपने मुसलमानों के लिए कुछ करिए ना, फिर बोलिए, फिर मज़ा आएगा। तो इसको हिजाब की मॉब लिंचिंग जो चल रही है, इसको इस्लाम से रिलेट ना करा जाए, इसको सिर्फ संविधान से रिलेट करा जाए। कोई भी मॉब लिंचिंग हुई वो संविधान की मॉब लिंचिंग हुई, कोई भी जुल्म हुआ वो संविधान पे जुल्म हुआ, वो किसी इस्लाम पे जुल्म नहीं हुआ। और पता है इन लोगों को, ये आरएसएस वाले किसको टारगेट करते हैं? सबसे ज़्यादा कमज़ोर को। तो इनको पता है कि वो कौन सी कौम है जो आपस में एक नहीं है, वो कौन सी कौम है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो कौन सी कौम है जो एक दूसरे की मदद नहीं करती। तो रिजल्ट निकल कर आया मुसलमान। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2005 में सच्चर की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि भारत के मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा पिछड़े में और दलितों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। और ये देखिए, सन 2005 के बाद लगातार मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, लगातार मुसलमानों के बच्चों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, लगातार मस्जिदों को टारगेट करा है, मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट करा जा रहा है, मुफ्ती मौलवियों को टारगेट करा जा रहा है, कलाम पाक को टारगेट करा जा रहा है और अब हिजाब को टारगेट करा जा रहा है। क्योंकि इनको पता है हम इन पे कितना भी जुल्म कर लें, इनकी जो 100 करोड़ तंजीमें बनी है वो उफ नहीं करें, क्योंकि वो आपस में हमारे ही गुटरगू करती है, सरकार के साथ गुटरगू करती है, उन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, वो हवा देती है, वो उल्टा और 80-20 का खेल खेलने में हमारा साथ देती है, 80-20 का खेल खेलने में वो सरकार का साथ देती है, वो हिंदू मुस्लिम करने में सरकार का साथ देती है। तो मेरा ये मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, आपने अस्तित्व की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, ये एक अपने वकार की लड़ाई है। और औरत जो होती है वो इज्जत होती है, गरिमा होती है। और जिस तरह हर समाज में औरत को ढका छुपा के रखा जाता है, क्या मेरे नॉन मुस्लिम में शादियां होती हैं तो वो लोग घूंघट नहीं निकालती, वो दुपट्टा नहीं ओढ़ती, क्या वो बिकनी में 2 पीस में आ जाती है? नहीं आती ना। तो यानी कि इज्जत हर समाज में, लड़की को हर समाज में ढका छुपा के रखा जाता है और ढकी छिपी चीज़ जो होती है वो महफूज रहती है। आप मीठा लीजिए, आप 2 पैकेट में मीठा लीजिए, एक मीठे को आप खोल कर रख दीजिए और एक मिठाई को, स्वीट को आप किसी पैकेट में बंद कर दीजिए, तो मक्खी किस तरफ आएंगी? जो खुली हुई चीज़ है वहाँ पर गंदगी आएगी, वहाँ पर मक्खियाँ आएंगी, वहाँ पर गलासत आएगी। लेकिन जो चीज़ पैक होगी, यानी जो मिठाई आपने पन्नी में पैक कर रखी होगी या कपड़े में पैक होगी, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। आप खुद देखिए, जब आप चॉकलेट्स खाने जाते, कितनी महंगी महंगी चॉकलेट्स होती हैं, 300 की, 350 की, 400 की, टॉफी 2 रुपए में भी मिल जाती है। चॉकलेट्स महंगी क्यों होती है? वो रैपर में बंद होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो ये औरत हुई, लड़की हुई, बेटी हुई, किसी भी समाज की हुई, ये बहुत कीमती शय होती है, इसलिए इसको ढका छुपा के रखा जाता है। और इसका पर्सनल मैटर है। जब आप साड़ी में स्कूल जा सकते हैं, सिंदूर लगा कर जा सकते हैं, बिंदी पहन कर जा सकते हैं, मंगलसूत्र में जा सकते हैं, तो फिर आप अबाया लगाकर क्यों नहीं जा सकते? आप सर को कवर करके क्यों नहीं जा सकते? और आप देखते रहिए, वक्त अभी कम है, आप देखते रहिए कि आगे जाकर अगर इसी तरह हिजाब पर बात चलती रही तो इसी तरह सिख बरादरी को भी ये टारगेट करेंगे कि ये अपनी टर्बन नहीं बांध के जाएंगे या किरपान नहीं लगा कर जाएंगे। हल्के 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 नरेटिव सेट करते हैं और ये उसमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं कि अगर एक स्टेट से ये पूरा का पूरा अपना मॉडल दे देते हैं, जिस तरह उन्होंने गुजरात मॉडल दिया, उस तरह इन्होंने कर्नाटक मॉडल दिया, इन्होंने एक मॉब लिंचिंग मॉडल दिया, इसी तरह ये हिजाब को मॉडल देके पूरे भारत में उत्पाद मचाना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता जाग चुकी है कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश में इनको हार जो साफ नजर आ रही है, तो इनको पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से हारे तो हम 80 MP हार जाएंगे और सन 2024 में सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। ये उसी लिए मुद्दों को च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं और हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जाके रिलेट करें, जबकि ये संविधान की लड़ाई है, संविधान के तरीके से हम इसको जीतेंगे। और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि लड़कियां हिजाब पहनकर जा सकती हैं, उसके बावजूद कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर पिटीशन डाल दिए कि नहीं, हम इनको हिजाब नहीं ओढ़ने देंगे। तो हमें अपने संविधान पर यकीन है और आप तमाम लोगों को भी संविधान पर यकीन होना चाहिए कि हम संवैधानिक देश में रहते हैं जो संविधान से चलता है। हम इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करें, ये संविधान की लड़ाई है और हम इसको संवैधानिक तरीके से इंशाल्लाह जीतेंगे। और इन तमाम लोगों को, जो नफरती चिंटू हैं, इनको मजा चखाएंगे और बताएंगे देखो भारत माता की जय, तुम नहीं बोलते भारत माता की जय, हम भी बोलते हैं। और भारत माता हमारी माँ है और हम माँ को जन्नत मानते हैं और हम जन्नत के साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, तो हम तो इसी जन्नत में रहते हैं, हम जन्नत की जय सुबह शाम करते हैं। तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुम तमाम के तमाम आरएसएस की नाजायज़ औलादे हो, जितने भी तुम जोर लगा लो, एडिचोटी का जोर लगा लो, तुम्हारा ये जो मिशन है, नफरती मिशन है, ये नाकाम रहेगा। एक बार फिर हिजाब जीतेगा, एक बार फिर भारत का संविधान जीतेगा। और इस वक्त हिजाब के ऊपर आप देखिए तमाम कम्युनिटी एक साथ आ गए, क्या पंडित हों, क्या सरदार हों, क्या दलित हों, क्या ईसाई हों, क्या कैथलिक
वो तमाम के तमाम लोग एक ही जगह आ गए और हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं कि आई सपोर्ट हिजाब, और हम भी कह रहे हैं कि आई सपोर्ट हिजाब। और मैं अपने संविधान को मानती हूँ और मैं अपने संविधान को बचाना चाहती हूँ, और आप तमाम लोगों से भी मैं कहती हूँ कि इसको संवैधानिक तरीके से लड़िए और इसको संविधान का इशू बनाकर लड़िए, इसको इस्लाम का इशू बनाकर मत लड़िए। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए, मेरी आवाज़ को और ज़्यादा सर्कुलेट करिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ, खट्टे मीठे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अमन रिजवी को अल्लाह हाफिज़। जय जवान, जय किसान, जय महिला, जय संविधान, और उत्तर प्रदेश बचा के रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।